उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां पत्ता हिलना भी राष्ट्रीय खबर बनता है। जहाँ पे अपराध का पत्ता ना हिले, इसकी जिम्मेदारी वर्तमान में संभाल रहे हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर IPS DK ठाकुर जी। आज वो हमारे साथ बातचीत करेंगे और हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या उनके पास है कि जो कोई अपराध का पत्ता ऐसा नहीं हिल पाया एटलीस्ट उनके कार्यकाल में, जिससे उत्तर प्रदेश के मान सम्मान में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ की पुलिस देश की सबसे अधिक राजनीतिक दबाव को झेलना पड़ता है लखनऊ पुलिस को। सर, ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे निपटती हैं? आप यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, जब अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश न केवल अपने देश में सबसे बड़ा राज्य है, अपितु विश्व में आप देखेंगे तो 7वें नंबर पर हमारा राज्य आता है। और उस राज्य की राजधानी की पुलिसिंग अपने आप में एक चुनौती होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस की माननीय नेता प्रियंका गांधी जी आई और यहाँ GPO में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उनका कार्यक्रम था कि मैं पुष्पांजलि अर्पित करना है। 10 मिनट कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम बाकायदा लिखा पढ़त में निर्गत हुआ था। आप राजनीति का आप देखें, करिश्मा देखें, वो आती हैं 10 मिनट के लिए कह करके और वहाँ 1.5 घंटे तक बैठ जाती है मौन व्रत धारण करके, बिना किसी सूचना के, बिना किसी अनुमति के। और उनके साथ जैसे हजारों भीड़ रहती है, जिसके कारण हमारी सारी योजना चौपट हो जाती है। हमें जैसे वहाँ ट्रैफिक को डाइवर्जन करना पड़ता है, हमें वहाँ संभालने के लिए हमारे सारे अफसर, सारे पुलिस वाले सारे काम छोड़ के वहाँ लग जाते हैं। हम लोग उनकी सिक्योरिटी के लिए एक ASL करते हैं। ASL को हम लोग एडवांस सिक्योरिटी इलाइजन करते हैं, जिसमें उनकी सिक्योरिटी की जिम्मा संभाल ले CRPF, हमारे अफसर, इंटेलिजेंस विभाग के अफसर, सब मिलकर सब एक एक चीज़ तय करते हैं, कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। 2022 के फरवरी मार्च में चुनाव संभावित है यहाँ विधानसभा का, तो इस तरह उनकी ड्यूटी होती रहती है। आम आदमी पार्टी के लोग आते रहते हैं, समाजवादी पार्टी सक्रिय है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी लगातार कुछ न कुछ चलती रहती है। मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पर कोई राजनीतिक दबाव रहता है। मैं लखनऊ में पहले भी SSP DIG ग्रुप में 17 महीने रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ 2010 से 2012 के बीच में, और अभी भी करीब 8 महीने कार्यकाल मेरा पूर्ण हो चुका है कमिश्नर के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री की जो अपेक्षा रहती है वो हमेशा निर्देश भी देते हैं कि आप सही कार्य कीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आप पर कोई राजनीतिक दबाव आता है कहीं से तो आप उसको मत मानिए, कोई ज़्यादा दिक्कत हो मेरे संज्ञान ला दीजिए। तो मेरे 8 महीने कार्यकाल में कोई ऐसे राजनीतिक दबाव नहीं आया जिसके कारण कि हम लोग को पुलिस को कोई समस्या का सामना करना पड़ा। क्या है कमिश्नरेट और क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस पे इसका असर? जब हमने DK ठाकुर से पूछा तो उन्होंने दिया ये जवाब। आइए
कमिश्नरेट सिस्टम सर न कि जनता के लिए बल्कि खुद पुलिस कर्मियों के लिए बिल्कुल नया था। तमाम सवाल उठे थे, पता नहीं सफल हो ना हो। तो बतौर यहाँ के मुखिया आपको क्या फ़र्क लगा कमिश्नरेट में और नॉर्मल पुलिसिंग में? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा, कमिश्नरेट पुलिसिंग ये आधुनिक काल की पुलिसिंग की सबसे बड़ी अवधारणा है। जी। आप देखेंगे, यदि अपने देश में देखेंगे तो दक्षिण भारत के सभी राज्यों में और वेस्ट पश्चिम भारत सभी राज्यों में कमिश्नरेट सिस्टम बहुत पहले से लागू है। जी। किसी भी एक शहर का नाम लीजिए, आप देखेंगे वहाँ पुलिस कमिश्नर बैठते हैं। जी। उत्तर भारत में भी धीरे धीरे प्रथा प्रारंभ हो गई था। आप देखेंगे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, सब जगह धीरे धीरे कमिश्नरेट सिस्टम आ चुका था। यहाँ तक कि आसाम में आ गया था, जी। नागालैंड में आ गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और 3-4 जो चंद राज्य हैं उत्तर भारत में बचे हुए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक पहल लेकर के सबसे पहले जनवरी 2020 में लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की शुरुआत की। बाद में अभी 3-4 महीने पहले कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। अंतर क्या आता है आम जनता के लिए, पुलिस के लिए? जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ इसी शहर में एज SSP DIG भी काम कर चुका हूँ। तब भी मैं यहाँ पुलिस का मुखिया था और आज मैं कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तभी मैंने 17 महीने कार्य किया, तभी मैं 8 महीने कार्य कर चुका हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जब कमिश्नर सिस्टम हो गया है तो हमारे पास यहाँ अफसरान ज़्यादा हो गए हैं। जी। हमारे पास IG रैंक के 2 अफसर हैं, SP रैंक के 11 अफसर हैं। जी। और उसी तरह एडिशनल SP हैं, डिप्टी SP हैं। जबकि उसमें मैं था, मेरे अंदर केवल 8 एडिशनल SP हुआ करते थे। तो वहाँ पर अफसरों की भारी कमी रहती थी। यहाँ दौड़ो, यहाँ दौड़ो, यहाँ करो। हम लोग समय से प्लानिंग नहीं कर पाते थे, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, तो क्योंकि भाग दौड़ समय बीतता था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब बड़े शहरों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर जब ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि पुलिस पर भी है और मजिस्ट्रेट पर भी है, तो कभी कभी निर्णय लेने में देर लग जाता है, विलम्ब लग जाता है। और निर्णय लेने में देर लगने से क्या होता है कि फिर स्थिति गड़बड़ हो जाती है। जब कमिश्नरेट सिस्टम होता है तो क्या होता है, सारे मजिस्ट्रियल पावर्स आप में हैं, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर पुलिस पर प्रॉब्लम आएगी तो आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ता है कि हमें क्या कार्रवाई करनी है, और भीड़ को इकट्ठा होने देना है, नहीं होने देना है, उनको भगाने के लिए आपको जैसे आंसू गैस छोड़ने हैं, कि लाठी चार्ज करना है, क्या करना है, नहीं करना है। एक डिसीजन होता है, एक जगह होता है। आप जैसे जनरली सिस्टम जो ड्यूअल सिस्टम होता है, DM SP दोनों रहते हैं, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है तो कहा जाता है, DM कहेंगे अरे साहब हमने तो निर्णय दे दिया था, आदेश दे दिया था, पुलिस वाले इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। पुलिस वाले ये कहते हैं अरे साहब उन्होंने समय से निर्णय नहीं दिया या सही निर्णय नहीं दिया। तो अब वो दिक्कत नहीं है जी। अब आपके पास पूरे कमिश्नरेट सिस्टम है, तो आपका सबके पास मिनिस्ट्रियल पावर्स, हमारे ACP से लेकर के ऊपर सबके पास है जी। आप मौके पर हैं, मौके पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है, कोई मूवमेंट है। यहाँ पर ये किसान संघ के, गन्ना किसान संघ के BM सिंह राष्ट्रीय नेता हैं, आए थे यहाँ गन्ना संस्थान में बैठे हुए थे। फिर हम लोग निर्णय लिया कि नहीं, उनको बहुत देर हो गया, 48 घंटे हो गया, उनको जाना चाहिए। हमारे अफसर गए, उन्होंने वार्ता की, दबाव डाला, निगोशिएशन किया, फिर वो लोग शांति से चले गए। चले ही नहीं कि उन्होंने बाद में जाकर के वहाँ से काफ़ी इसका अप्रिसिएशन भी किया कि नहीं, पुलिस का जो व्यवहार रहा, पुलिस का जो कंडक्ट रहा, वो काफ़ी सराहनीय रहा। कमिश्नरेट सिस्टम में ये आपको फायदा होता है कि सारे पावर्स आपके पास हैं, मिनिस्ट्रियल पावर्स आपके पास हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी स्थिति को संभालने के लिए आप स्वयं निर्णय लेते हैं। यदि आप सक्सेसफुल हैं तो आपकी सराहना होती है, यदि कहीं गलत फेल्योर हो गए तो फिर आपसे सीखते हैं और आगे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, हमेशा आपको DM अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। DM के पास से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, तो कभी कभार जो ये दिक्कत आ जाती थी, मेरे ख्याल से कमिश्नरेट सिस्टम में ये दिक्कत अब नहीं आती है। आपके पास जो CRPC के पावर से वो आ जाते हैं। अच्छा। हम जो लोग कहते हैं सामान्य भाषा में कि 107, 16, 133, 145, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, इसके सारी पावर जब आ जाते हैं, हम उनको यूज करते हैं इस तरह से कि भविष्य में कोई अपराध न कर पाए। ये हमारी प्रिवेंटिव एक्शन है। कोई अपराध करने वाला अपराध करने की मनस्थिति में हो, उसको अपराध करने से रोकने के लिए करते हैं। तो फिर यहाँ भी हमारे पास है, हम ये नहीं कह सकते कि मजिस्ट्रेट ने सही कार्रवाई नहीं की। मजिस्ट्रेट के पास कोई रिपोर्ट जाती थी, कहते थे सही रिपोर्ट नहीं आई है, तो वो सारा आपके पास आ गया, तो आपको निर्णय लेना है। जैसा मैंने कहा कि आप सफल होते हैं, क्रेडिट आपका है, कहीं असफल होते हैं, फिर सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, यूपी पुलिस दावा करती है कि अपराध के जो आंकड़े हैं लगातार उसमें कमी आ रही है। आपके लखनऊ में आपके हिसाब से क्या कमी है, क्या आंकड़ा है पहले के मुताबिक? देखिए, अपराध के आंकड़े तो निस्संदेह कम हुए हैं, पूरे यूपी में कम हुए हैं और लखनऊ में भी कम हुए हैं, लेकिन मैं इससे हट के बात करना चाहूँगा।
जनता आंकड़ों को देखने नहीं जाती। जनता के मन में एक परसेप्शन होता है। जी। जनता जिस मोहल्ले में रहती है उस मोहल्ले में देखती है कि इस मोहल्ले में क्या कोई गुंडागर्दी तो नहीं हो रही है, इस मोहल्ले में लूट की घटना तो नहीं हो रही है, और इस मोहल्ले में लोग भयभीत तो नहीं है, इस मोहल्ले में पुलिस की पेट्रोलिंग है कि नहीं, इस मोहल्ले में पुलिस की एक्टिविटी है ही नहीं। ये मोहल्ले में देखती है, थाना में देखती है, जिले में देखती है, शहर में देखती है। वो आपका आंकड़ा देखने नहीं जाती है। यदि उनके मन में परसेप्शन सही नहीं है पुलिसिंग का, आप लाख बार आंकड़ा दिखाते हैं उनको विश्वास नहीं, उनको लगा सब आंकड़ा फर्जी है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा आंकड़ा विश्वास नहीं करता। मैं ये जरूर कार्य करने की कोशिश करता हूँ कि जिस एरिया में जिस तरह के अपराध हों वहाँ हमारी पुलिसिंग उसी तरह की। हमारे लखनऊ में कमिश्नर में भी 40 थाने हैं, तो ये नहीं हो सकता कि 40 थाना। हमारा एक रूरल थाना भी नगराम भी है, और हमारा एक थाना इधर गोमती नगर भी है, एक इधर हजरतगंज भी है, इधर चौक भी है। तो सबकी अलग अलग तरह की समस्या है, सबकी अलग अलग की चुनौतियाँ हैं, सब जगह अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम है, सब जगह क्राइम का अलग प्रॉब्लम है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कहाँ किस एरिया में किस तरह क्राइम है, उस क्राइम को टैकल करने के लिए किस तरह की एक्टिविटी की दरकार है, उस अनुसार आप कार्रवाई करते हैं। अपराध और समाज ये अनादिकाल से चला आ रहा है, चलता रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि अपराध करने वाले हम मनुष्य ही होते हैं। हमारे में कुछ कमी लोग होते हैं वो अपराध करते हैं। जब आप पुलिस की एक्टिविटी बढ़ती है तो कम हो जाता है, निस्संदेह कम हो जाता है। लेकिन अपराध कम होने और बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर हैं, इसमें पुलिसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन और सारे फैक्टर, केवल यही फैक्टर नहीं। आप चित्रकूट में जो अपराध होगा और मुजफ्फरनगर में अपराध होगा उसकी कभी तुलना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि ये साहब एसपी साहब थे चित्रकूट में बहुत सफल थे, मुजफ्फरनगर में क्यों सफल, मुजफ्फरनगर में अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ अपराध होने के और सारे फैक्टर भी हैं। लेकिन जनता ये देखती है कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस को जो करना चाहिए उसने पुलिस ने किया या नहीं, नंबर 1। और यदि कहीं अपराध घटित हो गया तो उस अपराध को सॉल्व करने के लिए, उस अपराध में संलिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की। जनता आपको इस पैमाने पर देखती है। आपका भी जब बच्चा किसी परीक्षा कोई परीक्षा देता है, कोई कंपटीशन देता है, तो जरूरी नहीं हर एक बार वो सफल ही हो जाए, लेकिन आप ये देखते हैं सफलता का उसने प्रयास क्या किया, और यदि आपकी संतुष्टि रहती है उसने प्रयास सही किया, भले चूक गया तो आप उसको डांटते नहीं है, आपने बोले कोई बात बेटा नहीं अगली बार कर लेना। तो जनता भी ये देखती है आप प्रयास क्या कर रहे हैं। जनता भी ये समझती है कि जरूरी नहीं है कि 100 अपराध है 100 अपराध आप सॉल्व ही कर लेंगे, लेकिन जनता ये आपसे जरूर अपेक्षा करती है अपराध हुआ है तो आप पूरे मनोयोग से उसको खोलने के लिए, उसके अपराधियों को पकड़ने के लिए और उस अपराध को रोकने के लिए प्रयास करें। मोहर्रम में सियाम सुन्नी का विवाद हमेशा से लखनऊ पुलिस के लिए एक चुनौती रहा, लेकिन इस बार पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन इस चुनौती को कैसे स्वीकार किया ये बताया एसपी के ठाकुर ने। आइए लखनऊ में सर, आप जब पहले भी यहाँ अधिकारी रहे हैं और अभी वर्तमान में भी हैं, एक मेन समस्या रही है पुराने लखनऊ में अक्सर पहले मुहर्रम में सिया सुन्नी क्लैश होते ही थे। एटलीस्ट इस शासन में और आपके प्रशासन में शांति है, तो क्या कुछ विशेष कदम उठाए थे आपने इसके लिए, या कुछ सामाजिक सौहार्द बना रहे इसके लिए कुछ आपने अलग से प्रयास किए? देखिए ये लखनऊ में, खासकर पुराने लखनऊ में सिया सुन्नी की जो प्रॉब्लम है, खासकर मुहर्रम को लेकर, ये बहुत पुरानी, ये दशकों पुरानी समस्या है। एक समय करीब 25-30 साल पहले ऐसा होता था कि ऐसा विवाद बढ़ गया था कि मुहर्रम के सारे जुलूस बंद हो गए थे। फिर सिया सुन्नी लोग बैठे, प्रशासन के लोग बैठे, पुलिस के लोग बैठे, फिर उन्होंने एक चीज करके तय किया कि कौन सा जुलूस कब निकलेगा नहीं निकलेगा वगैरह वगैरह, एक चीज तय है, निर्धारित है। शिया समुदाय का लखनऊ सबसे बड़ा केंद्र है, आप जानते होंगे। मौलाना कल्बे जब्बार साहब यहाँ पर हैं, मौलाना कल्बे जब्बार साहब हैं, ये पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के सियाओं के गुरु माने जाते हैं। बिल्कुल। सुन्नी तरफ देखेंगे मौलाना खालिद महली है। तो ये काफी ऐसे धर्म गुरु हैं जिनको कि लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व सुनता है। तो उनकी अहमियत काफी है। तो हम लोग उनसे लगातार वार्ता बात करते रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं। जब मैं पिछली बार, जैसे मैंने कहा, जब मैं 2010 से 2012 के बीच पिछली बार एसएसपी था, 2 बार मुहर्रम कराने का मुझे मौका मिला था। 2 लगातार कंसेक्यूटिव मैंने मुहर्रम करवाए थे, दोनों पर शांतिपूर्ण हुए थे। अभी कोरोना काल चल रहा था, मुझे बताया गया कि 2020 में मुहर्रम का कार्यक्रम नहीं हुआ था, जुलूस नहीं निकले थे। इस बार देखते हैं क्या निर्णय होता है, क्या स्थिति रहती है। अभी देखा होगा आपने कि बकरीद हो रहा है, कि इसको बकरीद तो लोग मना ही रहे हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। रिस्ट्रिक्शंस ये है कि बकरीद जो नमाज अदा की जाएगी उसमें 50 लोग से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। और बकरीद बाद तत्काल हम लोग का श्रावण शिवरात्रि होना था। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने सभी कांवड़ संघों से बात करके निर्णय लिया है कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी।
अगला मुहर्रम आएगा, मुहर्रम के बारे में क्या निर्णय होता है, क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार जो भी निर्णय होगा, जो भी परिस्थिति अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। यदि निर्णय होता है कि क्या जाएगा, जुलूस निकलेंगे तो जुलूस में लोग शांतिपूर्ण निकलवाएंगे। यदि निर्णय होता है कि नहीं, कोरोना देखते हुए जुलूस नहीं निकाले जाएंगे तो उसका हम लोग पालन कराएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले 8 महीने से हूँ, इनके और भी कार्यक्रम होते रहते हैं, दोनों धर्मगुरुओं से हम लोग की बात होती रहती है, उनके अनुयायियों से बात होती है। देखिए, वो लोग भी मूल रूप से शांतिप्रिय हैं। जी, मूल रूप से कोई भी नहीं चाहता कि हम अशांति फैलाएं, क्योंकि जानते हैं कि हम अशांति फैलाएंगे या कोई अशांति फैलाएगा, अंत में नुकसान आम जनता का ही होता है। देखिए, पुलिस चलिए कुछ दिन डिस्टर्ब होती है कि अंत में तो जिस एरिया में रहते हैं, आपके यहाँ कोई दंगा हो गया, आपके यहाँ कोई भड़काऊ चीज़ हो गई, आगजनी हो गई, कुछ हो गई, नुकसान किसका हो रहा है? आपकी सारी एक्टिविटी बंद होती है, आपके सारे व्यवसायिक गतिविधियाँ बंद हो जाती है। बहुत गरीब हैं, उनको खाने के लाले पड़ जाते हैं, रोजगार ठप पड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पिछले 26-27 साल के पुलिसिंग मैंने देखा हो कहीं कि आम जनता खुद चाहती हो कोई हमारे यहाँ कोई अप्रिय गतिविधि हो, कोई दंगा हो, कोई कानून व्यवस्था की समस्या हो। सर, लखनऊ अपराधियों के साथ साथ आतंकियों के निशाने पर रहा, कोई विशेष प्रशिक्षण या विशेष योजना इन आतंकियों को पकड़कर लखनऊ या आतंक मुक्त बनाने की क्या योजना है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, शायद आप जानकारी होगी, मैं यहाँ पुलिस काउंसिल लखनऊ बनने से पहले ATS में ही था। ATS में DG था, मैं 15-16 महीने से यहाँ देख रहा था। और आपका जो प्रश्न है ये बहुत रिलेवेंट है, बहुत टॉपिक है, खासकर जो हमारे यहाँ अभी लोग पकड़े गए हैं। मैं एक ट्रेंड बताना चाहूँगा जो आपने साथ ऑब्जर्व भी किया होगा कि अब जो आतंकी बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं या आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं एक्चुअल या फिजिकल ट्रेनिंग नहीं पाते हैं। इनका जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है या रेडिकलाइजेशन होता है, सब ऑनलाइन होता है। मैं भी ATS में था, हमने भी कई मॉड्यूल पकड़े थे, उन लोगों से पूछताछ मैंने स्वयं भी की थी। तब हम जो सिस्टर एजेंसी उनसे बात होती थी। अब क्या हो रहा है कि ये जो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन ज़माना आ गया है, उसमें हम लोग धीरे धीरे एकांत प्रिय होते जा रहे हैं। हम घर में अकेले पड़े रहते हैं, दिन भर इंटरनेट पर सर्फिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या है नहीं होता है, और घर वालों को पता भी नहीं चलता हम क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हम लोगों ने पकड़ा, और जब उनके परिवार वालों को दिखाया, देखिए आपके बेटा भाई ये कर रहा था, तो उनको खुद विश्वास नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कई 7-8 महीने पहले कुशीनगर से दिल्ली स्पेशल सेल ने को पकड़ा था। हम लोग इस ऑपरेशन में थे। उसने एक बम का विस्फोट करने के ट्रायल भी किया था, और पूरे गाँव वालों को कुछ पता ही नहीं था। हो क्या रहा है कि ये लोग ऑनलाइन, इनका रेडिकलाइजेशन हो रहा है। होता है क्या है कि जब आप इंटरनेट में जाते हैं, गूगल पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। फिर कोई फेसबुक में कोई लिंक मिल जाता है, फेसबुक जुड़ जाते हैं। फेसबुक जब इंटीमेट होने लगते हैं, फिर आपको व्हाट्सएप पर ले आते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ले आते हैं, तमाम ऐसे चैनल्स पर ले आते हैं। फिर आपको जोड़ने लगते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी यदि उसको इच्छा है तो आपको उस तरह लिटरेचर भेजते हैं। फिर आपको तैयार करते हैं कि आप कुछ एक्टिविटी करें, बम बनाना सीखें, ये करें, वो करें। देश की जो अपनी एजेंसियाँ हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम लोग सब मिल करके इनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर भी नज़र रखते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये कुछ करें, वास्तव में कुछ कर पाएँ, उससे पहले ही हम इन लोग को रोक लें, पकड़ लें, रख लें। जो अभी लखनऊ में काकुरी एरिया में लोग पकड़े गए हैं, वो भी इसी मॉड्यूल की तरह थे, जो आपने पढ़ा कि ये हरकतुल अंसार ग्रुप के थे, और वहाँ पाकिस्तान से कोई अलहलमंडी को प्रेरित कर रहे थे। ये भी बनाना सीख रहे थे, प्रेशर कुंभ बनाना सीख रहे थे, बना रहे थे, लेकिन कुछ एक्चुअली कुछ कर पाते उससे पहले हमारी सुरक्षा एजेंसी ने उनको पकड़ लिया। ये समस्या जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की है, ये चलती रहेगी जी। ये समस्या से हम लोग को अभी तत्काल निजात मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ट्रेंड है। आपने देखा होगा कि जब अलकायदा का शुरू हुआ उधर मिस्र वगैरह सब में, AQIS वगैरह स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, पूरे विश्व के तमाम मुसलमान वहाँ गए भाग लेने के लिए, लेकिन भारत से बहुत कम संख्या में गए। सबसे ये हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि यहाँ इतनी संख्या में मुसलमान होने के बावजूद हमारे यहाँ से उस संगठन में भाग लेने के लिए जाने वाले बहुत कम मात्रा में, बहुत कम संख्या में थे। जबकि तमाम देशों से हमने देखा होगा, यूरोपियन कंट्री से लड़कियाँ भी गई शामिल में। तो ये ऐसी लड़ाई है जिसको हमको लगातार लड़ना पड़ेगा, लगातार इसके लिए रहना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ेगा कि हमारे बीच कौन लोग हैं जो कि किसी आतंकवादी तत्व के बहकावे में आ रहे हैं, उस तरह सोच में आ रहे हैं, उस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग को समय से उनको रोकना पड़ेगा।
प्रणाली आने के बाद क्या सिर्फ अधिकारी बढ़े और नीचे के कर्मचारियों में बढ़ोतरी नहीं हुई, या उनके सामंजस्य में कोई समस्या आई? ये अहम सवाल था अराजपत्रित वर्गों द्वारा। जब हमने इसके बारे में एसटी के ठाकुर से सवाल किए तो उन्होंने दिया ये जवाब, सुनिए। एक आपके विभाग से संबंधित सवाल था सर। आपने कहा अधिकारी बढ़े और आपको एक हैंड मिले, लेकिन निचले जो लेवल पे अधिकारी हैं या जो हमारे नॉन गेस्टेड रैंक पे अधिकारी हैं, इनका दबी जुबान से मानना होता है कि हमारी संख्या ज्यों की त्यों है और हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया, ड्यूटी की अनियमितताएं और इन सब की तमाम शिकायतें आती रहती हैं जो वो लोग आपके सामने नहीं रख पाते। तो क्या हम जान सकते हैं कि क्या ऐसी अनियमितताएं हैं या उस ज़मीनी लेवल पे कुछ इसमें सच्चाई है उन लोगों की अपने बातचीत में, इंटरनल बातचीत में सर? मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। जी ऐसा नहीं कि नीचे वाले लोग संख्या नहीं बढ़ी, उनकी संख्या भी बढ़ी है, जी ठीक ठाक बढ़ी है, क्योंकि मैंने 2010 से 12 में देखा था, अभी भी देखा था। नंबर 1। जी नंबर 2, जो देखिए हमारे निचले वालों को जो समस्या होती है, जिस समस्या को बार बार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब कि हमें अनियमित आवर्स में ड्यूटी करनी पड़ती है, नंबर 1, और नंबर 2 हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती। जी 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 मुख्य मैंने अपने तरफ से ये स्वयं आदेश दिया और मैं स्वयं सुनिश्चित करता हूँ। जी। आप देखेंगे कि मैं स्वयं अपने अंदर जितने अफसर्स हैं, जी करीब 41 अफसर्स हैं मैंने बताया, और 40 हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, उन सब छुट्टी मैं स्वयं करता हूँ। जी तो मैंने कहा आप लिबरली छुट्टी कीजिए, मैं खुद लिबरली छुट्टी कर रहा हूँ सबका, नीचे वालों सबको कह रहा हूँ। हमारे कुछ अफसरों को मैंने गलतफहमी ये होती है कि हम संख्या बल के आधार पर किसी सिचुएशन को अच्छे संभाल सकते हैं। उनको लगता है कि हमारे थाने में 50 लोग हैं और हमने 10 को छुट्टी दे दी, 40 ही बचेंगे, कल को प्रॉब्लम हम कैसे फेस करेंगे। तो उस डर से लोगों को छुट्टी नहीं देते हैं, जबकि ये डर जैसे बिना आधार का बेसलेस आधार है, बेसलेस है। क्योंकि यदि कहीं समस्या हो रही है तो आपकी संख्या बल नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि आपके 5 ही या 10 हैं, उनका विल कितना स्ट्रांग है। आप यदि गैर कानूनी मजमे का सामना करने जा रहे हैं तो आप कानून का पालन करने जा रहे हैं। आप राज्य के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, वो किसी के प्रतिनिधि नहीं है। तो आपके संख्या बल से उन पर असर नहीं पड़ेगा। तब तो आप कहीं कल जैसे 100 की भी रहेगी तो आप 100 पुलिस वाले लेके जाइए, 1000 की भी 1000 पुलिस वाले, उससे काम नहीं चलता है। ये जो कुछ हमारे निचले अधिकारियों के मन में गलतफहमी होती है, थाना प्रभारियों के मन में, ACPs के मन में कि नहीं साहब छुट्टी नहीं देते हैं, इसके कारण कभी की दिक्कत होती है। अदरवाइज मैंने देखा है पूरे पुलिस की मैंने लाइफ में देखा है कि यदि आप अपने अधिकारियों को समय से छुट्टी देते रहे तो उनको कोई समस्या नहीं आती। अब मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूँ और मैं पिछले 8 महीने से ये कोशिश कर भी रहा हूँ और मैं बहुत हद तक सफल हूँ। सर, कई युवक और समाज की अलग अलग हिस्सों में पुलिस विभाग को लेकर तमाम नकारात्मकताएं, छवियां हैं। ऐसे में लोगों को सत्य ऐसा जो हो, जो आप संदेश देना चाहेंगे उस समाज के लिए? देखिए, पुलिस की जो नकारात्मक छवि है बाहर में, उसी कुछ तो हम लोग भी जिम्मेवार हैं, हम मानूंगा। लेकिन बहुत हद तक जो बाहर की मीडिया है, मीडिया में केवल मैं आपकी नहीं बता रहा हूँ, तो मीडिया की मैं बात करता हूँ तो मैं फिल्मों की बात करता हूँ, टीवी सीरियल्स की बात करता हूँ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। वो ऐसी छवि समाज सामने प्रस्तुत करती है, लगता है कि पुलिस लगातार गलत काम ही करती है। बहुत बड़ा सर्वे हुआ है, सर्वे में जब 100 लोगों से पूछा गया कि आपकी पुलिस के बारे में जो छवि है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, जो ज़्यादा नेगेटिव है, किस आधार पर बनी है? क्या पुलिस ने आपके साथ स्वयं ऐसा किया, या आपके मित्रों परिचितों के साथ ऐसा किया तब आपको चला, या आपने मीडिया से समझा? तो 70 से 75% लोगों ने कहा कि पुलिस के बारे में मेरे मन में छवि है वो मीडिया को भर करके है, मेरा पुलिस से कभी सामना ही नहीं हुआ है। 15 से 20% लोगों ने कहा कि नहीं, मेरा सामना पुलिस से नहीं हुआ, लेकिन मेरे परिचितों रिश्तेदारों के साथ पुलिस ने ऐसा किया। इसलिए 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि लगता है पुलिस से सामना होता है। तो ये कमी होती है हमारी नकारात्मक छवि जो बाहर जाती है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि हम राज्य के प्रतिनिधि हैं, स्टेट के प्रतिनिधि। हम मेरी सड़क पर खड़े रहते हैं, हमारे सिपाही खड़ा रहती है, वर्दी पहना रहता है, वो सिपाही नहीं है, वो राज्य का प्रतिनिधि है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व कर रहा होता है वहाँ पर। रोज आंदोलन होता है, हजारों वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, बेरोजगार लोग आ रहे हैं, लखनऊ समस्या चल रही है पिछले महीने से। जब वो आती है तो क्यों आती है? कि हमें नौकरी दो, रोजगार दो। किससे नौकरी मांगती है? सरकार से। क्योंकि सामने कौन देखता है? पुलिस। सरकार नहीं दिखती, फ्रंट फेस पे पुलिस दिखती है, फ्रंट फेस तो पुलिस है, और पुलिस उनको रोकती है। तो उनको क्या लगता है कि ये दुश्मन पुलिस है हमारी। पुलिस को कोई भूमिका है? क्या पुलिस चाहती है इनको रोजगार ना मिले? ठीक है। इसी तरह
जब कोई और पार्टी आंदोलन करती है, सपा करे, बसपा करे, आप करे, कांग्रेस करे, मान ली कांग्रेस उस दिन आई बैठी थी, हमने कुछ नहीं किया, मान ली हमने कहा नहीं साहब अपने भीड़ हटाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, धक्का मुक्की होती, लाठीचार्ज हो जाती, तो विलेन कौन बनती? पुलिस। तो पुलिस के साथ ये डिफॉल्ट है, ये इनहेरेंट डिफॉल्ट है। हम चूंकि राज्य के प्रतिनिधि हैं, राज्य के प्रतिनिधि के रूप में हमें सब जगह खड़ा होना पड़ता है, तो हम उनके जिनके सामने खड़े होते हैं। भले ही हमारी मंशा बहुत अच्छी है, हम भी चाहते हैं कि जो बेरोजगार भाई आए, इसमें 10 हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, नौकरी मिल जाए, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। ये तो स्टेट की पॉलिसी, स्टेट को डिसाइड करना है। लेकिन उनके तत्काल सामने हम आते हैं, हम उनको उठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, खींचते हैं ना, आता है ना, बिल्कुल आता है, खींचते हैं, वो पिक्चर कैरी करते हैं, देखिए साहब एक बेरोजगार को 4 पुलिस वाले उठाए जा रहे हैं, वो फैले जा रहा है। तो आम जनता को क्या छवि आती है, अरे देखो पुलिस कितनी क्रूर है, कितनी निर्दयी है। आखिर पुलिस करे क्या वहां? पुलिस छोड़ दे उसको वहां लेटे हुए। तो ये है, तो इस छवि को ठीक करना हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए समाज की भी जिम्मेवारी है। आगे समाज को भी सोचना पड़ेगा कि पुलिस क्या कर सकती है। दूसरी बात, ये जो पुलिस वाले आए हैं, कहाँ से आए हैं? हमारे आपके पास आए हैं। मैं तो चलिए मैं दूसरे प्रदेश से आया हूँ, एक बार के लिए मान लो, लेकिन हमारे अंदर जितने यहाँ ऑफिसर हैं या जितने पुलिस का है, वो तो 97% लखनऊ के आसपास के जिले के होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे। उनके भाई भी सब जगह, उनके भाई आपके मीडिया में, आपके भाई, आपके कोई भाई परिचित रिश्तेदार पुलिस में होंगे, निश्चित है। तो सब जगह फैले हुए हैं। हाँ, लेकिन पुलिस के साथ ये दिक्कत है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा है, पुलिस के साथ भी कमी है। हम जिस माहौल में काम करते हैं, उस माहौल में काम करते करते कभी कभी हमारा लफ्ज खराब हो जाता है, हमारे मुंह से गंदी बातें निकल जाती हैं, गाली गलौज निकल जाता है, गुस्से में आगे कभी कभी हमारा थप्पड़ से हाथ उठ जाता है, लाठी चल जाती है। हमें उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, और हमारी ट्रेनिंग की, हमारी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग इसी में है, हम कैसे इस सरचार्ज माहौल में भी अपने को कंट्रोल रखें, कि सामने से जब मुर्दाबाद आ रहा हो, लगातार आ रहा हो, और उस माहौल में अपने को आप शांत रखे हुए हैं, आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। छुट्टी और तनाव पुलिस के लिए 2 सबसे बड़ी चीजें हैं, जिससे कहीं कहीं हर पुलिसकर्मी जूझता है। लेकिन इसका क्या समाधान है आईपीएस जी.के. ठाकुर के पास, उन्होंने स्वयं बताया। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था सर एक, जो पुलिस कर्मियों को एक संदेश देगा। मानसिक तनाव पुलिस में पिछले कुछ समय से कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं इसमें, जिसमें कुछ राजपत्रित अधिकारी भी थे, और आपको इस डिपार्टमेंट का कूल कस्टमर, मतलब बहुत शांत, क्या उसका राज कूल होने का राज क्या, बाकी आप जैसे कूल रहे, ऐसा क्या करें सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल स्टडी है ये मैं अभी कुछ दिन पहले बीएसएफ में रहा था जी, तो बीएसएफ में भी करीब 13 महीने रह के आया, वहाँ भी मैंने इस पर स्टडी की थी, देखा था जी। अभी आपने कहा ना कि छुट्टी वाली बात, कि हमारे यहाँ लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है, परेशान हो जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कभी बीएसएफ सीआरपीएफ किसी अफसर से बात कीजिए, उनकी स्टडी देखिएगा, वहाँ स्टडी की गई, वहाँ उल्टा पाया गया। वहाँ पाया गया कि बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह में क्या होता है कि मिलिट्री की तरह ही जवान को हर एक साल महीने 2 महीने छुट्टी पर जरूर भेजा जाता है, कंपल्सरी भेजा जाता है, तो आप छुट्टी काट के आओ। वहाँ सुसाइड केसेस की जब स्टडी हुई, तो वहाँ पाया गया कि 50-60% क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब जवान घर से महीना 1.5 महीना 15 दिन रह के आता है, फिर ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो ड्यूटी ज्वाइन करने के 2-3 दिन बाद सुसाइड कर लेता है। पता चला क्यों, क्या बात हुई, तो साहब कि वो बस अभी सुसाइड किया, उससे पहले आधा घंटा पहले फोन से बात कर रहा था, अपनी बीबी से भाई झगड़ रहा था। तो आज के डेट में जो ये हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम जो बढ़ गए हैं, तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। एक हमारा जब सिपाही जवान एक आर्म्स के साथ ड्यूटी करता है, राइफल से ड्यूटी करता है, पिस्टल से ड्यूटी करता है, तो वो जो है सो काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन में होता है। यदि हम कहीं खड़े हैं और उस समय हमारे मन पर कोई समस्या आ रही, बीवी से कोई झगड़ा सामने आ रहा, भाई से कोई झगड़ा सामने आ रहा, पड़ोसी से झगड़ा सामने आ रहा, तब हम जब उत्तेजित हो जाते हैं, तो मेरी एज ए आर्म मेरी ज़्यादा संभावना है कि हम एक पिस्टल निकालें, अपने गोली मार लें। तो हम आत्महत्या क्यों करते हैं? बहुत साइकोलॉजिकल स्टडी है। स्टडी ये है कि एक ही पोजीशन में, एक ही स्ट्रेस में, एक ही डिप्रेशन में बहुत लोग उसको आराम से झेल जाते हैं, बहुत लोग नहीं झेल पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आप इसको इसी तरह देखिए कि बहुत लोग सीढ़ी से 2 सीढ़ी फिसलते हैं, गिरते हैं, कलेश कर जाते हैं,
बहुत लोग पांचवी मंजिल से गिरते हैं, ठीक हल्का छोटा अपना फ्रैक्चर आता है, 10-15 दिन अस्पताल में रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो स्ट्रेस सबको आता है, आपको आता है, हमको आता है, किसको स्ट्रेस नहीं आता है? लाइफ में स्ट्रेस आना ही है। उस स्ट्रेस को टॉलरेट करने की, सहन करने की हमारी क्षमता कितनी है? नंबर वन, हम अपनी बातें अपने लोगों के साथ कितना शेयर करते हैं। सुसाइड की जितनी भी स्टडीज में ये भी देखा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसी जब आपको आती है तो आप धीरे धीरे एकांतप्रिय होने लगते हैं, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपने ही माया जाल में सोच विचार जाल में उलझते रहते हैं, नहीं ये खराब। यदि उस समय आपने अपने किसी मित्र से, रिश्तेदार से, पति से, पत्नी से, भाई से, प्रेमिका से अपनी बातें शेयर की, ज़्यादा संभावना रहती है कि आप सुसाइड से बच जाएं। बहुत सारे ऐसे वो कॉल सेंटर्स खुले हैं सुसाइड रोकने के लिए, वही कहते हैं कि आपको कभी लगे तो हमसे बात करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टडी हम लोग भी कर रहे हैं, कराते रहें। जॉब का स्ट्रेस तो है ही, जॉब के स्ट्रेस जब फैमिली का स्ट्रेस आ जाता है तब वो जैसे वो बड़ा कॉकटेल बन जाता है, एकदम ऐसा बन जाता है, क्रूल कॉकटेल मत पूछिए। हम लोग इस पर काम करने की जरूरत, हम लोग काम करते रहते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं उनकी बात सुनते हैं, काम करते हैं। यूपी में सब इंस्पेक्टरों की भर्तियां होने जा रही हैं, जो युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनके संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, यूपी पुलिस पूरे देश में एक बेस्ट पुलिस के रूप में जाना जाती है और आपको एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है, गोल्डन अवसर मिल रहा है काम करने का। क्योंकि एज ए सब इंस्पेक्टर जब आप उसमें भर्ती होंगे पुलिस में, तो आप एक कटिंग एज लेवल पर हैं। आप जैसो सब इंस्पेक्टर बने हैं, कल थाने के चार्ज संभालेंगे, चौकी चार्ज संभालेंगे, इंस्पेक्टर प्रमोट होंगे, आगे डिप्टी एसपी तक जाएंगे, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे। तो आप एक ऐसा लेवल है कि आपके पास सारे पावर्स हैं और आपको परफॉर्म करने का, जनता को सेवा करने का बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा। हम आपका स्वागत करते हैं, आप आए हमारे विभाग का हिस्सा। जनता के साथ साथ पुलिस के भी निचले व मध्यम वर्गीय स्तर पर एक चर्चा हमेशा होती है कि भला अधिकारी साथ है और भला अधिकारी बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। लेकिन डीके ठाकुर जी के बारे में जो हमने स्वयं पता किया वो बेहद शांत और बेहद कूल किस्म के अधिकारी गिने जाते हैं। लेकिन इस कूल, इस शांत, इस स्वभाव का राज क्या है, ये हमने उनसे स्वयं पूछा और उन्होंने बताया। निश्चित तौर पे उनकी सलाह, उनकी शिक्षा नए अधिकारियों व पुलिस के अन्य कर्मचारियों के लिए कहीं कहीं फायदेमंद